जय हिंद दोस्तों। तो आज हम चैप्टर लेके आ गए हैं क्लास 9th का साइंस का सेकंड, जिसका नाम क्या, बहुत ही प्यारा नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने चैप्टर जो पढ़ा था, इसी का जो सब्सिक्वेंट जो इससे पहले था, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसमें हमने मैटर को अच्छे से समझा कि मैटर क्या होता है। मैटर जो कोई भी चीज़ जो स्पेस को कवर करे ना, और जिसका कुछ डेफिनेट शेप हो, मास भी हो उसके पास और कुछ स्पेस को कवर करे, यानी कि कुछ वॉल्यूम हो, वो हमारा मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, आज मैटर को अच्छे से जान चुके हैं, तो उसके अंदर जानेंगे कि मैटर किस प्रकार का होगा। ठीक है, मैटर प्योर होता है अपने आसपास की नहीं। मेन क्वेश्चन का देखो, मेन थीम जो है वो क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और लास्ट तक हम इसमें जान जाएंगे कि मैटर हमारे आसपास कैसा होता है, प्योर होता है, कैसा होता है, प्योर नहीं होता, या क्या होता है, या दोनों हो सकता है। तो ये हमें आगे ही जानना होगा। इस चैप्टर में हम लोग डाइव करेंगे और अच्छे से हर एक चीज समझेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल में आज पहली बार आया है, वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आप बताना अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट में बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो जैसे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी देखो बहुत अच्छी चीज है पढ़ने के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको बड़े बड़े टीचरों ने, प्रोफेसर्स ने लिखा है और बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ चीजें हमें डिकोड करनी पड़ेंगी, वो हम लोग साथ में करेंगे ही। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे आपका लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब पढ़ना है। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी आप लोगों को नहीं पता, मान लेते हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे और साथ ही में जानेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है, ये सब खाने वाली चीजें आप जानते हो ना, डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन ऑन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स ना, जो खाने वाली चीज में लिखा होता है प्योर, प्योर लिखा होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोई भी पूरी शुद्धता हो, कोई भी चीज को उसमें कुछ बेकार ना हो, ठीक, कोई गलत चीज ना पड़ी हो। जैसे दूध है तो उसमें दूध होना चाहिए, जो गलत तरीके से केमिकल से बनाए जाते हैं वो सब चीजें ना हो, तो उसके लिए वो प्योर दूध होगा कि नहीं? ऐसा उसमें पानी ना मिला है कोई, ये उसके लिए प्योर है ना, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। लेकिन अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज things are actually mixture of different substances and hence not pure. For example, milk is actually mixture of water, fat, प्रोटीन, है ना। अब देखो साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट जब किसी दूध को देखेगा, एक मान लो 1 लीटर दूध उसके सामने, तो सबसे पहले देखेगा इसमें वाटर तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो वाटर होगा ही। ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर वाटर होगा ही, वाटर के अंदर फैट होगा, प्रोटीन्स होंगे, ये सभी अच्छे से वो पूरा भाई निचोड़ लेगा उसके अंदर क्या क्या है। ये साइंटिस्ट की दृष्टि है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर करना चाहता है तो उसमें एक ही तरह के, एक ही मतलब एक ही फैमिली के टाइप के लोग होंगे, दूसरी कोई फैमिली नहीं हो सकती, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, ऐसे पार्टिकल होंगे जो एक ही फैमिली को बिलोंग करें, एक ही जैसी हरकतें हों। अब देखो इसमें लिखा है, आ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा, मतलब जो पार्टिकल होगा वो एक जैसा नेचर होंगे। मान लो 100 पार्टिकल हैं तो 100 पार्टिकल एक जैसा नेचर दिखाएंगे और डिफरेंट नेचर नहीं दिखा सकते। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस जो है वो सिंगल प्योर फॉर्म होगा। ठीक है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक ही तरह का मैटर होगा उसमें, लेकिन एक ही तरह का पार्टिकल होगा उसमें, मिक्स पार्टिकल नहीं हो सकते। As we look around, we see that the most of the matter around us exists as a mixture of 2 or more pure components. For example, सी वाटर। अब सी वाटर में क्या होता है? नमक भी उसके साथ है और पानी भी, ऐसा होता है कि नहीं? साथ में मिनरल्स भी होते हैं और सॉइल भी होती है ना। मिनरल्स, अच्छा मिनरल्स अलग से भी मान लो, सब समझ सकते हैं, उसमें भी मिनरल्स में क्या होता है? बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, जिसको हम लोग खनिज कहते हैं। सॉइल के अंदर बहुत सारी, सॉइल के अंदर चीजें होती है भाई, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होता है ना, अलग अलग चीजें होती हैं। आर ऑल, ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं, ये प्योर नहीं है, ये मिक्सचर्स है। क्यों? क्योंकि आप एक मिट्टी को, मतलब मिट्टी को आप हाथ में लोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, वो मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर क्या होता है देखो, इन्होंने डिफिनेशन पहले समझा देते हैं, फिर आपको डिफिनेशन पेपर में लिखने के लिए दे देते हैं। देखो डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मान लो एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, दूसरा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तीसरा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। 3 अलग अलग मैटर है प्योर फॉर्म के। मान लो हाइड्रोजन एकदम अलग एक गैस है, ऑक्सीजन एकदम अलग एक गैस है, दोनों को मिला के वाटर बन गया। तो वाटर क्या है? एक मिक्सचर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात कि नहीं? ये चीज हुई। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, है ना, बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो क्या आपका, वो एक मिक्सचर है, उसमें सोडियम के मैटर भी हैं, सोडियम के पार्टिकल भी हैं, और किसके पार्टिकल हैं?
और आपके क्लोराइड के भी पार्टिकल, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हो, आप मान लो गर्म करो नमक वाले पानी को, तो क्या होगा, नमक नीचे बैठ जाएगा और पूरा पानी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें क्या कहा है ना, ये इवेपोरेशन प्रोसेस से अभी हमने बताया, इवेपोरेशन से ना। However, sodium chloride is itself a pure substance. Sodium chloride and cannot be separated by physical process into chemical constituent. मतलब ये कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड वो आपस अपने में जो है वो जो है एक प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं ना। देखो इसमें भाषा में अभी अलग होगा, कभी आगे आपको इस सब चीज़ों में दिक्कतें होंगी, ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी क्लास के हिसाब से जो पढ़ोगे उस हिसाब से करना। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से तो फिर आप कुछ चीज़ें समझो, ठीक है। अगर ये इसमें देखो फिजिकल और केमिकल चीज़ें में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर वाला एग्जांपल था मेरा H2O, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप फिजिकल तरीके से H2O को तो अलग क्या कहते हैं, अलग कर नहीं सकते ना, ये चीज़ है इसमें, क्योंकि केमिकल प्रोसेस हो जाएगा वो। तो फिजिकल प्रोसेस से जिनको अलग नहीं कर सकते वो आपके कौन होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रूआउट ना। अब जैसे जो आपकी शुगर होती है C6H12O6 ना, ये होता है, तो आप सब समझ सकते हो, शुगर नहीं ग्लूकोज रहेगा ना, ग्लूकोज मान लो, शुगर जो होता है C11H22O आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये जो आपका होगा, तो शुगर जो होता है उसमें शुगर के इतने कंपोनेंट फिक्स हैं। अब आप जितनी भी शक्कर लियो, कहीं से भी शक्कर लियो, चीनी लियो, इसमें इतनी चीज फिक्स रहेगी, ठीक है, तो इसको भी आप प्योर मान सकते हो। अब देखो आगे क्या लिखा है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल एंड नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। अब सॉफ्ट ड्रिंक जो है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें तो बहुत सारी चीजें मिली होती है ना, कैफीन भी होती है, शुगर भी होता है, लिक्विड भी होता है, हर चीज होती है ना। सॉइल में भी बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अगर प्योर सब्सटेंस को जानना तो ऐसा जान लो, उनको आप कहीं से भी उठाओगे तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होगी। एग्जाम्पल, नमक है, नमक प्योर सब्सटेंस कैसे है, देखो नमक सोडियम क्लोराइड का, चाहे उसको आप नदी से उठा लो, चाहे आप अपने घर से नमक को उठा लो, चाहे आप समुद्र से उठा लो, उसमें जो सोडियम क्लोराइड का जो वो है क्या कहते हैं कंपोनेंट होंगे उसके ना, जितने भी मतलब जिनकी मात्रा होगी परसेंटेज में, वो हर जगह बराबर ही होगी। Therefore we can say that mixture contains more than one pure substance. मिक्सचर वही होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होता है, बस इतना आप याद रखना। अब मिक्सचर्स के अंदर अब टाइप्स भी पढ़ना होगा, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। चलो एक एक करके सबको पढ़ते हैं ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बाद ना, इसमें देखो जो एक्टिविटी लिखी हुई इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD ना। ग्रुप A टेक बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, है ना, एंड एक मिनट, ग्रुप A टेक्स ऑफ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैक्यूला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप B टेक 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैक्यूला फुल ऑफ कॉपर, है ना, दो मतलब आपके चम्मच समझ टाइप का लेंगे कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ग्रुप C एंड D कैन टेक डिफरेंट amount of copper sulfate and potassium permanganate or common sodium chloride and mix the given component to form a mixture। अब देखो इसमें क्या होगा, report the observation on the uniformity in color and texture। group A and B have obtained mixture which has a uniform composition throughout, है ना, उनके पास तो सेम रहेगी। such mixture are called the homogeneous mixture। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है, होमोजीनियस माने क्या होता है, पहले तो होमो का मतलब समझो। होमो का मतलब होता है सेम, सेम जैसे, समझना, सेम जैसे, जीनियस माने पार्टिकल हो सकता है, तो सेम जैसे पार्टिकल। हेट्रो माने होता है अलग अलग, अलग जैसे पार्टिकल। अब समझना एक बार, जब आप कभी भी घर में क्या कहते हैं शरबत बनाते हो ना, तो उसमें आप चीनी को डालते होगे, जैसे चीनी डालते हो तो घुल जाती है, फिर चीनी के पार्टिकल दिखते हैं, नहीं दिखते ना। और जब आप पीते भी हो उसको, अगर अच्छे से घोला है, या फिर चाय पीते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल, चाय जब पीते हो ना तो उसमें शक्कर बार डाली जाती है, और जब आप पीते हो उसको तो एक बार भी शक्कर कहीं पर आती है नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो डिजॉल्व हो सकती है, उसके पार्टिकल कैसे हो चुके हैं, उसके वाटर के पार्टिकल जितने हो चुके हैं, ठीक है, तो वो पूरा डिजॉल्व हो गई, यानी कि होमो बन गई। वो होमो मतलब सेम, एक जैसा। होमो उसका शेप जो था, उसके जो पार्टिकल के साइज थे वो किसके बराबर हो गए, घुल मिल गए पानी के साइज के बराबर। और पानी का साइज तो बहुत ही छोटी होता है H2O का, तो वो आप देख नहीं, मतलब महसूस नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो वो आपके वैसे ही आपका वो भी हो गया क्या,
वो इसके शक्कर के पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल भी हो गए। ये चीज इतनी क्लियर है ना, तो इसको होमोजीनियस कहेंगे। और यही जगह मान लो आपके पास पानी है, पानी में आपने मिट्टी को घोल दिया और फिर उसको पी गए, तो भाई मिट्टी तो तुरंत पता चल जाती है ना, क्योंकि वो अच्छे से घुल ही नहीं पाती। वो भाई घुलती तो है, लेकिन वो पार्टिकल जो है, घुलने का मतलब है कि जितने पार्टिकल बड़े हैं पानी के, उतने पार्टिकल बड़े हो जाए मिट्टी के, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, तो इसको हेट्रोजीनियस कहेंगे। अब हमेशा याद रहेगा, ठीक है। होमोजीनियस अगर मान लो जिसमें भी घुला रहे हो, मान लो तेल में घुला रहे हो तो तेल के साथ हो जाए, बहुत सारी चीजें तेल में नहीं घुलती, ठीक है। आप मान लो किसी कोल्ड ड्रिंक में घुला रहे हो, किसी भी लिक्विड में घुला रहे हो, तो उसी के जैसा शेप ले ले, सिंपल सी बात है। तभी तो आपको नजर, देखो नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी, थोड़ा सा हाँ फैट सेफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई चीज ऐड हुई है, लेकिन हाँ जब आप उसको छुओगे तो पता ही नहीं चलेगा। मिट्टी वाला पानी छुओगे तो पता चल जाएगा कि इसमें मिट्टी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, अब यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आई ना, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर आप दोनों समझ गए ना सब लोग, ठीक है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, देखो मैटर्स जो आपका क्या होता है, अच्छे समझना, मैटर से आपसे मिलकर कोई चीज बने तो आपकी क्या हो जाती है, सब्सटेंस हो जाती है ना, आपको याद रखना है। लिखा है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है भाई, सेपरेशन नहीं होती है ना, और हेट्रोजीनियस में सेपरेशन होती है। सेपरेशन आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप कोई चीज घोलते हो उसको हमेशा सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक अच्छे से समझ लो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है आपकी, सॉल्यूशन जो चीज, जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी में आपने क्या मिला दिया, चीनी में आपने क्या मिला दिया, पानी। तो चीनी में पानी मिला दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाकर घोल बना शरबत, तो जो शरबत है वो आपका सॉल्यूशन है, एक नई चीज आ गई। अब लेकिन इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, जो चीज घुलाई गई है क्या, चीनी, तो वो सॉल्यूट है, और जो जिसमें घुलाई गई है वो क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है अगर शक्कर, चीनी को मिला दिया पानी में तो होमोजीनियस है, शक्कर कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा, बस उसकी मिठास पता चलेगी। वहीं हमने मिट्टी मिला दिया तो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस अगर पानी में मिलाओगे उसको पियोगे तो मिट्टी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच में बेसिक सा अंतर है ना। तो लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, ये पता चल गया। दूसरा देखो, अगर आप इसमें क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो हाथ से, अगर आप क्या कहते हैं अपना हाथ का कुछ भी डालोगे या कोई भी चीज देखोगे तो जो चीनी के पार्टिकल हैं वो आपके, मान लो आपने कोई स्टिक डाल दी तो उसमें नहीं आएंगे, लेकिन मिट्टी के पार्टिकल जो हैं वो आ जाएंगे। तो हेट्रोजीनियस कौन सा है आपका, सॉइल वाला, और होमोजीनियस आपका, ये समझ में आई ना इतनी चीजें, ठीक है। एक चीज और, इनके पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, उनके पार्टिकल बहुत बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि चीनी के पार्टिकल अब वाटर जितने हो चुके हैं, लेकिन मिट्टी के पार्टिकल कितने भी छोटे हो जाएं लेकिन वो हमको दिखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हैं, वो है बड़े पार्टिकल होते हैं, वो आप कहते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, क्यों, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप से आप उनको देख सकते हो, बस इतना अंतर है दोनों में। अब सॉल्यूशन देखो क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, अब इसमें लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ चुके क्या होता है ना, वही, और मोर सब्सटेंस ना। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across a various types of solution in your daily life. लेमनेड, लेमनेड क्या होता है, नींबू पानी जिसको कहते हैं, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर मिला के जो बनता है, ठीक है। आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। यूजली वी थिंक सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस, ठीक है। यूजली हम क्या करते हैं, एक हम लिक्विड को समझते हैं जिसके अंदर हम ये सॉलिड लिक्विड या गैस मिलाते हैं ना, डिजॉल्व। बट वी कैन ऑल्सो, देखो इसमें क्या लिखा है, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है एलोज, जिसको अयस्क कहते हैं हिंदी में। एलोज क्या होता है, मेटल के अंदर मेटल को मिला दो, ठीक है, मेटल के अंदर नॉन मेटल को मिला दो। और इसके क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन, जैसे एयर हो गया आपका ना, ये सब चीजें भी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, लिक्विड के अंदर लिक्विड तो सबको पता हुआ है ना, मान लो आपने रूअफ़ज़ा, पानी के अंदर रूअफ़ज़ा मिला दिया तो लिक्विड के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें लिखा हुआ इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्टेड सेम थ्रोट आउट, लेमनेड जो होगा वो टेस्ट करेगा सेम थ्रोट आउट। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी, इसी को कहते हैं। होमोजेनिटी मतलब क्या, मान लीजिए लेमनेड है, आपने बना लिया नींबू पानी, फिर क्या किया, बना के घोल के बना लिया अच्छे से पूरा एकदम, वो जब यूनिफॉर्म हो गया तो उसको 2 ग्लास अलग अलग बांट दीजिए, तो हर ग्लास का टेस्ट एक जैसा होगा। ऐसा अगर आपने अच्छे से बनाया है, उसमें नीचे जरा सा भी कुछ रह ना जाए, ठीक, एकदम यूनिफॉर्म हो जाए, तब आप 10 ग्लास भी कर दो कि 10 का टेस्ट एक जैसा होगा। अगर अलग से ऊपर से कुछ नहीं से, मान लो कम पड़ गया तो पानी नहीं डाल दिया ऊपर से, तब तक ठीक है। अगर तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा उसके कंसिक्वेंसेस भी होंगे, ठीक है। दिस शोज दैट द पार्टिकल शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब मिट्टी को जब आप सॉइल को मिलाते हो पानी में तो क्या होता है, नीचे मिट्टी ज्यादा होती है, ऊपर को तो दिखे ना मिट्टी, ऐसा होता है ना सिस्टम, बस यही चीज दोनों में अंतर है। अब ये एलोस देखो लिखा हुआ क्या होता है, एलोस मिक्सचर होता है
मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये एलोस होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा ब्रास जो होता है आपका, ब्रास में आपका 30% जिंक होता है और 70% आपका कॉपर। चलो ठीक है। अब यहां पर आपका लिखा हुआ है सॉल्यूशन के बारे में ना, अ सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इज यूजुअली, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सॉल्यूट जिसको आप डिसॉल्व करते हो, और सॉल्यूशन मतलब वो आपका सॉल्वेंट जिसमें आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है। जो डिसॉल्व होता है वो ज्यादातर लार्जर अमाउंट में होगा, जो जिसके अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, आप जानते हो चीनी आप लोग 10-20 ग्राम, तो पानी आपका कितना होगा, 100 ml होता है, तो लॉजिक है इसमें तो कोई बड़ी, रूअफ़ज़ा आपकी 1 बोतल होती है, पानी को तो आपका पूरा 1 टंकी हो, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है, याद रखना। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ठीक, वो चीज तो हमने पढ़ी ली, उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इसके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप लोग 1 मिनट इसको पढ़िए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। इसको गौर से पढ़ना है, ठीक है, अभी हम समझा रहे क्या क्या है। अब जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है ना, पहला तो सबने पढ़ लिया होगा, लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब शुगर कैसा होता है, शक्कर के दाने आपको सॉलिड टाइप के लगते हैं छूने में, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। सॉलिड क्या होता है, अगर कोई भूल गया, कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा, ठीक है, तो याद रखना, सॉलिड वो होता है जिसका शेप और साइज फिक्स हो। शेप आप जानते हो क्यूब टाइप का शेप होता है शक्कर के दाने का, अगर किसी ने हाथ में लेके देखा हो ना, और दूसरा उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, मान लो 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर ही होगा ना स्क्वायर में। तो इसमें बताने जो शुगर है वो आपका सॉल्यूट है। शुगर भाई आप जानते हो अगर शरबत बनाना तो 100 ml पानी होता है ना, और आपका 10 ग्राम या 15 ग्राम या ज़्यादा 20 ग्राम है ना, वो सबके सहूलियत के हिसाब से ज़्यादातर 30-25 ग्राम ना, 50 ग्राम मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमेशा वो कम ही होगा ना। मान लो 100 ml पानी है, 100 ml पानी है और 100 ml और 100 ग्राम आपने चीनी मिला दी, तब तो चाशनी बनेगी, आपका शरबत तो नहीं बनने वाला ना। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला भी देखो, पढ़ के देखो। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन, सेकंड वाला पढ़ रहे हैं ना, ये अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंकर या टिंचर भी आप कह सकते हो, ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल एज द सॉल्वेंट, ये सब तो जानते हो बार वगैरह में जो बनता है ना। अब ये देखो अगला पढ़ो आप लोग, 1 मिनट, ये थर्ड वाला, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा इन आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब इसमें एयर टाइप का होता है, सोडा वाटर है ना, उसमें एयर आप बबल देखते हो, दीज कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है जो सॉल्यूट होती है, जो सॉल्यूट टाइप से वर्क करती है, और वाटर जो होता है लिक्विड वर्क करता है ना। अब आप आखिरी वाला पढ़ोगे, एयर जो है मिक्सचर है गैस का, गैस उसमें, ठीक है। मान लो नाइट्रोजन के अंदर कार्बन डाई, जैसे हाँ देखो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन कितना अपने में 21%, और कार्बन तो बहुत ही कम है 0.00 करके, है ना। चलो ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लिखिए, ये भी आप लोग पढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर अभी सॉल्यूशन से थोड़ा सा अलग आता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग समझ चुके हैं, जिनके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल उनका साइज कैसा हो, सेम हो, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन ना हो, ठीक है, और लाइट आराम से उनके बीच से पास हो जाए, ये चीज होगी, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर, है ना, तो पार्टिकल सॉल्यूशन के हमने बताया था स्मॉलर होता है ना, तो ये सॉल्यूशन भाई क्योंकि होमोजीनियस है, तो जो प्रॉपर्टी होमोजीनियस की वही आपकी सॉल्यूशन की है। पार्टिकल 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, तभी तो अपनी आंखों से नहीं दिखते, ठीक है, नैनोमीटर में चला गया मामला, इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर जो होता है भाई, लाइट आराम से पास हो जाती है, मतलब स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की, जैसे भी हमने बात की,
सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, तो लाइट का पाथ नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि भाई वो आराम से निकल जाती है, पाथ ही नहीं पता चलता। चलो ठीक है, अब ये थर्ड वाला क्या है? थर्ड ही है ना, हाँ। फोर्थ, द सॉल्यूशन, ये आप लोग पढ़े अपने से पढ़ो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, फोर्थ वाला, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। अब सॉल्यूशन में क्या होता है देखो, जो सॉल्यूट पार्टिकल, मान लो आपने शक्कर को घोल दिया, ठीक, अच्छे समझना, ठीक है, शक्कर को घोल दिया आपने और 1 घंटे बाहर चले गए, फिर सोचा शक्कर नीचे बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर आपने घोल दिया तो फिर वो हमेशा जिंदगी भर के लिए घुला रहेगा, ऐसा मामला होता है, ठीक है। जैसे जैसे शक्कर सूखेगी वैसे वैसे पानी भी सूखता जाएगा, साथ में ही सूखेंगे, मान लो धूप में रख दिया, ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि शक्कर जाके नीचे बैठ जाए, अगर अच्छे से यूनिफॉर्मिटी से आपने उसको घोला है, ठीक है, डिजॉल्व किया है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, एक कंसंट्रेशन होता है केंद्र करने वाला ना, अपना कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान लगाने वाला, दूसरा कंसंट्रेशन ये हमारी केमिस्ट्री का है ना। तो ये देखें कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत आसान चीज है। अब यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो सीधा यही पढ़ते, ठीक, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। ये कह रहे हैं इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और साल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम। तो अमाउंट क्या सेम हो सकता है? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच एज सॉल्यूट कैपेबल डिजॉल्विंग इज इट सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच अ सॉल्यूशन। अब देखो अच्छे से क्या लिखा है, सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना वो कैपेबल उसने को कर लिया, तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना उसकी दम थी, मान लो 50 ग्राम मतलब चीनी है, अच्छे समझना, एक लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डिजॉल्व हो सकती है, उसने डिजॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब वो अपना सैचुरेशन पोजीशन उसकी आ चुकी है ना, समझ लो, अच्छी बात, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये गिवन टेम्परेचर क्या आ रहा समझो भाई, देखो अगर हम लोग नॉर्मल जो होता है क्या, मान लो इसे एक लीटर पानी है और उसमें शक्कर डालना है, ठीक है, तो वो इतने अच्छे से नहीं घुलेगी अगर वो 25-30 डिग्री रूम टेम्परेचर, ठीक है। वही हम लोग स्टोव जला देते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना आग लगा देते नीचे ना, हम लोग गैस चालू करते फिर करते तो भाई पता ही नहीं चलता कब घुल गई। तो अगर गिवन टेम्परेचर में अगर वो एक ऐसा समय आता है कि अब इससे ज़्यादा शक्कर नहीं घुलेगी, मान लो 100 ml में 20-30 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुलने वाली, तो ये क्या होता है, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। चलो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब मान लो जी जब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ऐसा पॉइंट जहां पर अब इसके आगे नहीं घुल सकता, 100 में मान लो 30 ग्राम घुल सकती, तो ये जो होता पॉइंट आता है, इसको हम लोग कहते हैं 30 ग्राम जो है उसका क्या है, सॉल्युबिलिटी है। बस 100 ml में 30 ग्राम ही आपको सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आगे लिखा हुआ है, अब अनसैचुरेटेड क्या होता है बता रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ लो, मान लो 30 ग्राम डिजॉल्व होना तो हुआ 25 ग्राम, 100 ml में 30 ग्राम की डिजॉल्व हो सकती है शक्कर, लेकिन 25 ग्राम हुई, तो अब इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर अनसॉल्युबिलिटी पॉइंट पे अपने नहीं पहुंच पाया, यहीं से कंसंट्रेशन आता है। अब देखो अगर 100 ml में 30 ग्राम शक्कर घुली हुई है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है अगर 25 ग्राम से देखा जाए, क्योंकि एक में 100 ml में 25 ग्राम है, दूसरे में 30 ग्राम है, तो किसमें मिठास ज्यादा होगी, तो मिठास ज्यादा होगी आपके 30 ग्राम वाले में, तो कंसंट्रेशन लेवल किसका शक्कर का ज्यादा है, 100 पहले वाले में दूसरे वाले में। मान लो पहले 25 ग्राम वाले को ए मान लो और 30 ग्राम वाले को बी मान लो, तो बी का ज्यादा है कि ए का, तो सब जानते हैं बी का ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन शुगर का किसमें ज्यादा है, बी में कि ए में, तो बी में ज्यादा है। समझ लो ना ये बात, बस यही चीज समझानी थी, यहां से यही कंसंट्रेशन होता है आपका। अच्छा समझ में आई ये बात, ठीक है। अब लिखा हुआ है व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर का आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ले गए और फिर उसको धीरे धीरे कूल कर दिया, मतलब ठंडा करा, ठीक है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द, एक मिनट,
we can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at a same temperature. The concentration of the solution is the amount, mass or volume of solute present in a given amount of mass of the solution. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मान लो आपने चीनी वो देखो एग्जांपल देखो, कुछ हवा में बात नहीं होगी। मान लो आपने क्या कहते हैं चाय बना ली, टी बना ली, ठीक है, पहले एक टेम्परेचर उसका गर्म किया, चाय बना ली, उसका स्वाद वैसा ही है, ठीक है। अब उसको ठंडा कर लिया, तो ठंडा करने के बाद क्या चाय का स्वाद चाहे कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं ना, वो देखो वो चाय का स्वाद उतना ही है। अब वो आप जब पीते हो ना तो टेस्ट गर्म का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडे का कम लगता है। वो तो आपके जो जीभ है उसमें जो टेस्ट बड्स हैं उनकी गलती है ना। वो तो क्या कहते हैं हॉट चीजों को ज्यादा वो कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हॉट हो जाए तो उसको भी वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा समझना, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। मान लो आप कुछ खाने गए बाहर, अगर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत ठंडा है तब भी बेकार लगेगा और बहुत गर्म है तब भी बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट बड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा ठंडी चीज भी उन्हें नहीं अच्छी लगती और ज्यादा गर्म चीज भी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। जो उनके बराबर की चीज होगी जिसको वो अच्छे से सेंस कर पाए वो चीज अच्छी लगेगी। तो उसमें आप ये ना सोचना कि ठंडे के बाद चाय अच्छी लगती गर्म अलग लगती, तो टेस्ट के ऊपर है ना, समझ रहे हो? टेस्ट अलग चीज है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ठंडे और गर्म की, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, ये देखो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई हैं। जैसे पहली मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तो इसमें होता क्या है, ऊपर हम मास रखते हैं और नीचे भी मास रखते हैं सॉल्यूशन का। ऊपर मास रखते हैं सॉल्यूट का, नीचे करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन का, तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, तो ऊपर मास ऑफ आपका सॉल्यूट होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसको इंटू 100 करेंगे तो मास बाई वॉल्यूम आ जाएगा, ये एक कंसंट्रेशन टर्म है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम और नीचे सॉल्यूशन का। ठीक है, अब सॉल्यूशन मान लो कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे दिया, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन नीचे लिखना। ठीक है, चलो अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया, चलो देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन 2.1 ना, कह रहे हैं सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम आपका क्या है, कॉमन सॉल्ट है, नमक है मतलब। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास। ठीक है, मास बाई मास। ठीक है, तो भाई देखो सॉल्यूट का मास तो 40 ग्राम में पता है, अब सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, दोनों को ऐड करो तो 40 पर 360। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया 11.1, ये तो बहुत आसान था, किसी को समझ में आए कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, वो सिंपल सी आराम से हो जाएगा। अब देखो जिसने सॉल्यूशन समझ लिया उसके सामने एक नया टर्म आ गया। सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन आराम से समझ में आता है। क्या आ गया आपका अगला टर्म, सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन क्या होता है ना, सस्पेंस वाला वो अलग चीज है, सस्पेंशन थोड़ा साइंस वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन जो था वो होमोजीनियस था, तो सस्पेंशन याद रख लो नॉर्मल सा उल्टा है बिल्कुल, तो क्या होगा, ये नॉन होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस या कि इसके लिए दूसरा वर्ड है हेट्रोजीनियस। ठीक है, लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी से ज्यादा हम अभी जो आपको अपने तरीके से समझाएंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है लिक्विड में, डाल दिया जाता है लिक्विड में, है ना, लेकिन वो दिखाई पड़ता है, समझ रहे हो? सॉलिड जैसे मिट्टी, जैसे सॉइल हमने डिजोल्व की तो क्या सॉइल पूरी घुल जाती, नहीं दिखती है साफ साफ। ठीक है, आर कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। इसमें क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल तो डिजॉल्व नहीं होते, वो भाई ऊपर नीचे थोड़े मोटे पतले इसे इधर उधर आपको दिखते रहेंगे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को जब आप घोलते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल सॉइल ही है, उसको जब आप घोलते हो तो ज्यादातर मिट्टी नीचे बैठ जाती है लेकिन कुछ ऊपर रहती है, कुछ को तो एकदम ऊपर चिपक जाए, ऐसा होता है कि नहीं, ये चीज। अब इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। पार्टिकल ऑफ द आपके हैं सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। अब वो इतने बड़े पार्टिकल ही रहते हैं 1 मिलीमीटर के, तो आपको आराम से दिख जाते हैं। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी थी वैसे इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा आप ये पढ़ोगे, पहले प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि भाई उनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आराम से स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, तो उसका आप पाथ जो है देख सकते हो। अगर लाइट कहीं से टकराती है, कहीं से लाइट का क्या कहते हैं आपका वो होता है, क्या कहते हैं, अरे कोलिजन होता है, वहीं पर आप लाइट के पार्टिकल्स को देख सकते हो। ठीक है, यानी कि पाथ देख सकते हो।
द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब इसमें मान लो मिट्टी को आप घोल लो वो अच्छे से घुल जाएगी, ऐसा लगेगा ना, मतलब लेकिन दिखेगी, लेकिन ऐसा घुल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बाहर जाओ और वापसी आओ तो देखोगे मिट्टी फिर से नीचे बैठ गई। यानी कि ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। अनस्टेबल आपका क्या कहते हैं, अरे मिक्सचर होता है ना, स्टेबल मिक्सचर। अनस्टेबल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो अब क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये अच्छा वर्ड आया, व्हाट इज अ कोलाइडर सॉल्यूशन। अब ये भी देख लेते हैं, है ना। बहुत बच्चे सस्पेंशन और कोलाइडर और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये भी आप आज अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, या इन दोनों के बीच क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। कोलाइडर सॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पहला वर्ड समझना भाई, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, समझना। जो सस्पेंशन था उसमें ज्यादातर नीचे बैठे होते, यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। इसमें पहला वर्ड क्या है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। ड्यू टू रिलेटिविटी, एक मिनट, ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू होमोजीनियस। मिक्सचर कैसा दिखता है, होमोजीनियस भाई, क्योंकि उसके पार्टिकल छोटे होते हैं, ठीक है। दूसरा वो थोड़ा राउंड मिल भी जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये होमोजीनियस दिखता है, लेकिन होमोजीनियस सॉल्यूशन क्यों नहीं है, देखो। बट एक्चुअली अ कोलाइडर सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ये कोलाइडर सॉल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, देखो अभी इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडर सॉल्यूशन में एक चीज याद रखना, पहले की तरह होगी भाई, इसके पार्टिकल भी यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, आप समझो, ठीक है ना। लेकिन इसका साइज जो होता है वो उससे सस्पेंशन से छोटा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा होमोजीनियस इतना होता है, होमोजीनियस से को तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडेड पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई। इनको भी हम नहीं देख सकते। मान लो इसे उसका 10.9 था तो उसका 10.8 होगा, थोड़ा सा अंतर। देखो मेन दिक्कत कहाँ आती है, देखो अब ये अलग सॉल्यूशन क्यों है, अब पता चलेगा आपको। ज्यादातर चीजें सब होमोजीनियस की तरह सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, बट यहां पर देखो, बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट आर ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। दूध है, दूध मान लो आप देखो ना, कुछ भी नहीं करना, एक्टिविटी बहुत जरा सी है, आप दूध लाना, उसको कांच के ग्लास में या प्लास्टिक के व्हाइट वाले ग्लास में रखना ना, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें लाइट आप पास कराओगे तो आप देखोगे उसको पाथ आपको अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो लाइट को वो क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है। बस यहीं से उसको एक नया सॉल्यूशन देना पड़ा कि उसकी प्रॉपर्टी सारी हो सॉल्यूशन की तरह है, एक प्रॉपर्टी उसकी सस्पेंशन की तरह है, तो ना सॉल्यूशन ही में रखो ना आप सस्पेंशन में रखो, तीसरा चीज होती है, आप समझ रहे हो, तो वहां पे इसको भी तीसरे में रख दिया, कोलाइडर, नया वर्ड कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट जो आप देखते हो लाइट के पार्टिकल देखते हैं, वो भी आपका किसकी वजह से होता है, दिस स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, है ना। तो टिंडल इफेक्ट आप सब लोग जानते हो, मान लो कोई बहुत अंधेरे कमरे में छोटा सा होल होता है, वहां से पार्टिकल हमको दिखते हैं छोटे छोटे, क्योंकि लाइट उनसे टकरा रही होती है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमको दिख जाते हैं, ऐसे ना दिखते। अभी आप मान लो आप कमरे में बैठे हो, यहाँ कुछ ना दिखे, लेकिन एकदम से मान लो अंधेरा कमरा है, वहां पर छोटी सी कोई छेद कर दे, वहां से थोड़ी सी धूप आएगी, तो वहां जो हमको छोटे छोटे दिखते हैं ना, उनको हम लोग टिंडल पार्टिकल्स कहते हैं, उनको हम इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल पार्टिकल्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू द होल, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक। ये तो हम लोग अभी हमने बता ही दिया आपको ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट कैन ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट इन अ फॉरेस्ट। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सबसे अच्छा है आपका कोई अंधेरा, कोई कैसा कमरा हो, वहां पर थोड़ी सी लाइट धूप आने का जुगाड़ कर लो, आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। या फिर हाँ, किसी के घर में टॉर्च हो तो उसमें अगर आप जला के देखते हो तो उसमें पार्टिकल्स दिखते हैं ना, वही टिंडल इफेक्ट होता है, वो भी टिंडल इफेक्ट में। प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलाइड किसकी भी देख लो भाई, ये इसके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पहले तो फिक्स है, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल एंड यूजुअली सीन बाय नेक्ड आई। इंडिविजुअली जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, अच्छे समझना, ठीक है। इनको हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब लाइट पड़ती तभी देख सकते हैं, ठीक है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन ये थ्रोट आउट ये कैसे होते हैं, थ्रोट आउट यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म है हेट्रोजीनियस, लेकिन थ्रोट आउट यूनिफॉर्म में, पहले तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही ना कहो, एक नया मिक्सचर है कोलाइडल सॉल्यूशन, सीधी बात। दे डू नॉट सेटल डाउन, अभी नीचे सेटल डाउन भी तो नहीं हो रहा भाई, हेट्रोजीनियस तो सेटल डाउन हो जाता है ना। दैट इज कोलाइड क्वाइट स्टेबल, पूरा स्टेबल नहीं, क्वाइट स्टेबल मतलब लगभग स्टेबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये कुछ है, ये आपको अगर याद कर लो तो याद कर लो, अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, जिसको घोलते हैं उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। इसको आप सॉल्यूट कहो, देखो इसको आप सॉल्यूट कहो, इसको आप सॉल्यूशन कहो, ठीक, कह सकते हो आराम से। अब देखो,
जैसे मान लो लिक्विड को गैस में हमने किया, तो ये याद कर लेना जरूरी चीज़ है, लिक्विड को गैस में किया उसको एरोसोल कहते हैं, है ना। लिक्विड अगर डिजॉल्व हुई गैस में, अच्छे समझना, लिक्विड अगर गैस में डिजॉल्व हुई, एरोसोल, जैसे आपका फॉग होता है, क्लाउड होता है, मिस्ट होता है, ठीक है। सॉलिड अगर गैस में हुई उसको भी एरोसोल कहते हैं, टाइप उसका नाम है ना। इसे स्मोक हो गई, और ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, जैसे स्मोक होगा जो सिगरेट लोग पीते हैं। अगर गैस है वो लिक्विड में हुई है तो उसको फोम कहते हैं, जैसे शेविंग क्रीम हो गई। हाँ, अगर लिक्विड में तो उसको इमल्सन कहते हैं, जैसे मिल्क और फेस क्रीम हो गई। सॉलिड अगर लिक्विड में उसको सोल कहते हैं, जैसे मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, चूने का पानी, और मड, मिट्टी हो गई आपकी। मट मतलब समझ लो ना, कीचड़। और अगर गैस सॉलिड में, गैस डिजॉल्व हुई सॉलिड में, उसको फोम कहते हैं, फोम, रबर, स्पॉन्जी, प्यूमिक, ये सब, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या है, एक मिनट। अब इसके आगे अगर लिक्विड डिजॉल्व हुआ है सॉलिड में उसको जेल कहते हैं, जैसे जेली हो गई, चीज हो गया, ठीक है, समझना, जेली हो गया, चीज हो गया। लिक्विड अगर डिजॉल्व हुआ है इसमें सॉलिड में, देखते हैं जेली वाली टॉफी खाते हो तो बाहर अंदर क्या होता है उसके, लिक्विड। और सॉलिड में उसको सॉलिड कहते हैं, जैसे कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ये आपको याद करना, ठीक है इतना। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, तो सेपरेशन आप समझते हो, अलग अलग तरीके हैं सेपरेशन करने के, से एक इवेपोरेशन है, ठीक है। इवेपोरेशन समझ रहे हो ना, ऐसे मान लो नमक निकालना, तो आप गर्म कर दो नमक वाले पानी को, तो नमक नीचे बैठ जाएगा, पानी पूरा ऊपर उठ जाएगा, ठीक, जैसे महात्मा गांधी ने किया था, सबको याद होगा ना, डांडी मार्च। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क ना, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, गर्म करना होता है फिर क्रीम अपने आप अलग हो जाती है, ये भी सबको पता है। और इसमें कोई चीज़ आपके देखो जो आपके एग्जाम के हिसाब से होगी तो हम बताएंगे। ये आप थोड़ा सा देख लेना, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर रिजर्वियर होता है जहाँ से पानी आता है, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इसमें क्या होता है, सॉलिड को नीचे बैठा देते हैं, ये पेपर में आ सकता है, ठीक, इसलिए हम बता रहे हैं। फिर टू सेडिमेंट द सस्पेंड इम्प्योरिटीज, तो इसमें लोडिंग टैंक होता है। तो इसके आगे जो वाटर होता है उसमें नीचे सारी फिल्ट्रेशन फिल्टर हो जाता है, सारी गंदगी को हटा देते हैं। लास्ट में आपके टंकियों में आता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, जिससे क्या हो कि बैक्टीरिया मर जाए, और यहाँ से हमारे घरों में आने लगता है, ठीक, पानी, इतना प्रोसेस होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चलो ये भी पढ़ लिया जाए। देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यहीं पर हमारे सबसे इतना ही दिया हुआ है। वी हैव लर्नड अबाउट a few physical properties of matter, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are physical properties, ठीक है। अगर किसी का शेप चेंज कर दिया, ठीक है, किसी का कलर देखना है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी। हार्डनेस कितना हार्ड है, रिजिडिटी देखना अपनी जगह से कितना हिल पा रहा, फ्लूडिटी, ये सब आपके किस में आ जाती हैं, ये सब आपका फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है, जैसे मान लो आपका देखो अच्छे से लिखा हुआ है, द इनकन कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water, water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. H2O तो भाई सबका फॉर्मूला तो सबका सेम ही है। Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different, ठीक है। वाटर और कुकिंग ऑयल लिक्विड तो है, लेकिन दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दूर है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो अगर हम देख ले केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना है, ठीक है, दोनों का महक अलग होगा, है ना, दोनों जलने का अलग तरीका होगा। आप क्या कहते हैं, दिया जला सकते हो तेल से, लेकिन पानी से दिया नहीं जलेगा। We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire, है ना, water extinguishes fire, है ना। ऑयल बर्न इन एयर, ऑयल क्या करेगा, बर्न करेगा एयर में, लेकिन वाटर क्या करेगा, वो भाई बुझा देगा ये फायर को ना, ये पता नहीं आपको, ठीक है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में देखो सबसे पहले आपके आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं ये अच्छे से याद रखना, एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन हो गया, अगर किसी ने नाम सुना हो ना, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। एलिमेंट वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये चैप्टर अभी आगे आपका आएगा, आपको याद रखना एटम जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट है, अभी बेसिक यूनिट है ना, अभी आप जितना आपके सिलेबस में हम लोग जानेंगे तो आप समझ लो सबसे छोटा पार्टिकल एटम को बहुत दिनों तक माना गया। तो एटम से मिलके एक ही तरह के बहुत सारे एटम्स हों, उनसे मिलके कोई चीज बने तो उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा सोडियम है, सोडियम के अंदर सोडियम के ही सारे एटम्स होंगे। ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम के अंदर सारे पोटेशियम के होंगे। वैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर सारे हाइड्रोजन के होंगे। ऑक्सीजन के अंदर सारे ऑक्सीजन के होंगे, ठीक, ये आपको याद रखना है।
अब इनके एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव लस्टर, उनकी साइन करते हैं, ठीक है भाई, साइन करते हैं, सब नहीं करते हैं। अब देखो एलिमेंट्स कैन बी फॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, साइन करते हैं। सिल्वर ग्रे कलर के ज़्यादातर गोल्ड कलर के होते हैं, गोल्ड आप सब जानते हो, सोना, वो भी एक मेटल है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब होता है कि फैल, मतलब लंबे लंबे तारों में इनको बिछा सकते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया। मेलिएबल क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होगे मिठाइयों में जो सीट लग के आती है, मिठाइयों में आप देखते होगे जो सिल्वर टाइप का, तो वो जो होता है वो सिल्वर होता है, किस लिए, क्योंकि मेलिएबल होते हैं। इनको आप जब हथौड़ों से पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये फैलेंगे, ठीक, तो ये मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस होते हैं, सोनोरस क्या है, जो आपका स्कूल में घंटा बजता है तो घंटा में टन टन की आवाज आती है ना, तो वो ये जो सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक, जैसे घंटे में होता है, बेल में होता है। एग्जाम्पल क्या है मेटल के, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है। मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी कि कैसा होता है, आपका तरल होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल्स देख लो, जस्ट इनसे थोड़े से उल्टे ही होंगे। डे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, इनके पास कलर्स बहुत होते हैं भाई, हाइड्रोजन अलग कलर दिखाता है, सोडियम अलग दिखाएगा, सोडियम बता रहे हैं, आपका नाइट्रोजन अलग कलर दिखाएगा, नियॉन अलग दिखाएगा, क्रिप्टॉन अलग दिखाएगा, जिनॉन अलग दिखाएगा, ना आपका हीलियम अलग दिखाएगा। तो इनके कलर अलग अलग होते हैं ना, बहुत लोग कलरलेस भी होते हैं, ज़्यादातर गैसेस जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। जैसे आपकी जो क्या कहते हैं, जो एलपीजी गैस होती है वो भी ऑर्डरलेस होती है, तो उसमें अलग से गैसेस मिलाई जाती हैं, ठीक है, महक आने के लिए। अब देखो इनकी प्रॉपर्टी क्या, देखो उनका हीट के अच्छे कंडक्टर थे, कंडक्टर मतलब जो अच्छे से चालक हो, इसका मतलब होता है मान लो हीट है, अगर आप कॉपर के मतलब बर्तन में कुछ पकाओगे तो आराम से खाना पक जाएगा, वही प्लास्टिक में पकाओगे तो जल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सारी हीट एक ही जगह भेजता है, उससे का तो ट्रांसफर करो तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बैड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है, ठीक है। मान लो आपने किसी प्लास्टिक वाली चीज से बिजली को छू लिया तो आपको कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो वहीं पर ही बिजली को रख देगा, आगे बढ़ने नहीं देता। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ धीरे धीरे आपके चैप्टर में आपके एक एक क्वेश्चंस के आंसर आते जाएंगे, ठीक, अभी तो सेकेंड ही चैप्टर चल रहा है। दे आर नॉट लस्ट्रस, इनके अंदर ज्यादातर चमक नहीं होती, एक इसका लेकिन एक्सेप्शन है आपका डायमंड, उसके अंदर बहुत चमक होती। सोनोरस, इनके अंदर देखो आवाज नहीं होती, ठीक है, तो चलो ठीक है। मेलिएबल भी नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते, लेकिन ये एक चीज होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब समझ रहे हो, अगर आप हथौड़े मारोगे तो ये टूट जाएंगे, फैलेंगे नहीं। डायमंड के साथ भी ऐसा है, अगर बहुत भयंकर हथौड़ा मारोगे तो डायमंड टूट जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं, ठीक है। डायमंड की जो कटिंग होती है ना, आप याद रखना, उसको फैलाया नहीं जा सकता, जब भी डायमंड को होगा तो उसको छोटा ही करेंगे, कभी भी बड़ा नहीं करेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल है, कोक है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है ना, ये एग्जाम्पल है इनके। अब इसके आगे कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर कोई चीज़ बने तो वो कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा भी है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन एंड अनदर, ठीक है, केमिकली कंबाइंड। जैसे हाइड्रोजन के साथ हमने क्या किया, ऑक्सीजन को मिला दिया तो H2O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिला के H2O नया कंपाउंड बना दिया, वाटर, तो ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आपका सोडियम क्लोराइड नमक भी है। अब ये मेटलाइट्स भी देखो बीच में कुछ होते हैं, मेटलाइट्स जो होते हैं जिनके आधी प्रॉपर्टी मेटल की होती है, आधी नॉन मेटल की होती है। 2-3 याद कर लेना, एक तो बोरॉन है, एक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, याद रखना, सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर बता रहे, देखो ये बहुत बार पेपर में आया, आप लोग को याद भी रखना है, मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर क्या है। तो पहले ये हम मिक्सचर वाला देखेंगे। एलिमेंट, पहला पॉइंट पढ़ा है ना, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। अगर आपस में मिलकर एक मिक्सचर ही बने, कोई नया कंपाउंड ना बने ना, एलिमेंट और कंपाउंड मिले तो उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, अगर न्यू कंपाउंड मिल जाए तो आपका क्या होगा। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले भाई, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन दोनों रिएक्ट करके कुछ बना नहीं रहे, तो दोनों का हमारे आसपास क्या है, मिक्सचर है, दोनों मिलकर कुछ बना दे, मान लो N2O बना ले, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना ले, नाइट्रस ऑक्साइड बना ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होगा, लेकिन आपका जो कंपाउंड है, वाटर जो है उसका हर जगह, मान लो वाटर एक कंपाउंड है तो उसका हर जगह फिक्स हो जाए, चाहे आप नाली का पानी उठाओ, चाहे आप क्या कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर उठाओ, चाहे आप नदी का पानी उठाओ, चाहे आप बारिश का पानी लो, ठीक है। हम मिक्सचर होता प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर होगा वो अपने जो पार्टिकल उसके अंदर है मिक्सचर के, उनकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस है वो टोटली डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है उससे। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन से भी आग लगाता ही ऑक्सीजन, दोनों को मिला दो पानी, आग बुझाता है। अंतर देख लो, हाइड्रोजन से आग लगती है भाई क्योंकि फ्लेमेबल गैस है, और ऑक्सीजन से आग लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की मदद चाहिए होगी आग लगाने के लिए, दोनों को मिला के वाटर बनता है जो मदद आता है आग बुझाने के लिए, तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो गई, है ना चीज, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड,
मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगल बगल घूम रहा है, तो आप सिंपल सा कोई मेथड लगाओगे, है ना, और कहो तो बीच में दीवार खड़ा कर दो और आप ऐसा अट्रैक्शन वाला चीज लगाओगे, नाइट्रोजन एक तरफ और हाइड्रोजन एक तरफ खिंच जाएगी ना भाई, क्योंकि एक नाइट्रोजन जो है वो कैसी है, क्या कहते हैं आपकी नाइट्रोजन, और उसमें क्या होता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ नहीं है, देखो अगर कोई वर्ड बेकार लगाओ तो सिंपल सी बात है, एक चुंबक के सामने चिपकने की कोशिश करता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरों को उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप एक तरफ ऐसी फील्ड लगाओगे कि वो वहां की तरफ आ जाए। मतलब अलग अलग तरीके हैं, ये केमिकल नहीं है, फिजिकल तरीका है। केमिकल तरीका तो ये है कि आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देनी पड़ेगी। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल। अब ये कंपाउंड में क्या होता है, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, यानी कि केमिकल चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, केमिकल चेंज जो है आपको वो करना ही पड़ेगा। ये अगर मतलब केमिकल चेंज का मतलब ये है कि हाइड्रोजन है H2O है, उसमें हाइड्रोजन H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल, तो इनको आप किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही तरीका इलेक्ट्रोलिसिस है, उससे ही आप सेपरेट करोगे। अब देखो आज थोड़ा सा ये जो हो गया इसका रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पर जो एनसीईआरटी में बना भी हुआ है, आपको हर एक चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैटर, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को मैटर कहते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 2 स्टेट्स और थी, आपको बस नाम याद रखना, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो बहुत कूल होता है, और प्लाज्मा जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, अब देखो मैटर के अंदर एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट जो होता है कैन नॉट बी ब्रोकन, लेकिन जो आपके कंपाउंड है ब्रोक किए जा सकते हैं। एलिमेंट 2 से ज़्यादा, एक या एक से 2 से 1 एंड 1 मोर देन, मतलब समझ लो ना, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब उनका जो मिलन है वो केमिकली हुआ है, फिजिकली नहीं हुआ। ठीक, याद रखना। ठीक, ये चीज़ चलो क्लियर है। एग्जाम्पल ये एलिमेंट के एग्जाम्पल कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, और कंपाउंड के एग्जाम्पल वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है। होमोजीनियस, अब मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यानी कि पार्टिकल और उनके सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में सेपरेशन हो। हेट्रोजीनियस में नॉन कंपोजिशन होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। इनके भी एग्जाम्पल देखो लिखे हुए हैं, ये आपके शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट भी आपस में मिल सकते हैं ना, शुगर एंड सॉल्ट। वाटर इन ऑयल, वाटर और ऑयल तो कभी मिलते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक वाली चीज़ आ जाती है, वो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब ये चीज़ जो है इसका तो आप रिवीजन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिक्सचर देखो वही दोबारा रिवीजन है। ठीक है, आप अपने मन से पढ़ सकते हो, ऐसे क्या लिखा हुआ है इसमें। अब मिक्सचर कंटेन मोर देन 1 सब्सटेंस, है ना, मिक्सचर इन एनी प्रोपोर्शन, कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं। ठीक है, मिक्सचर में कुछ भी किसी भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट में होता है। ये चीज़ आप अपने मन से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जो इसका रिवीजन किया है वही चीज़ है, और क्वेश्चन आपको लगाना होगा। अगर कोई ना है तो आप कमेंट कर बताना, हम इसको करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आपका रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, अब इसमें किसी 11th वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट कैसा है, केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, आप बताना। तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि उसमें अलग से एलिमेंट जुड़ते जाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड नया बनाते जाते हैं। मान लो पहले आयरन है, आयरन होता है Fe, फिर जब उसमें रस्टिंग होती है तो उसका हो जाता है Fe2O3, है ना, ये हो जाता है, याद रखना। डाइजेस्टिंग ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड ये भी आपका केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये आपका फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, याद रखना। चलो ऐसे ही आप अलाउ अपने क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको आज का लेक्चर अच्छा लगाओ उसको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों से शेयर करना है और उसको लाइक करके जरूर जाना है। क्यों, क्योंकि देखो एनसीईआरटी को इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आपको लाइक तो करना ही है, और आप बताना कैसा लगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगी हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट तो बिल्कुल फ्री है, आराम से आप कर सकते हो। उसमें बताओगे ये चीज़ नहीं समझ में आई, आपको मैं पर्सनल अपना रिप्लाई भी दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस कमेंट करना है जो चीज़ नहीं समझ में आई। वैसे 90% समझ में आया होगा, 10% डाउट तो रह ही जाता है ना, उसके लिए हम लोग कमेंट में बता देंगे आपको अगर कोई डाउट है। बाकी अगर कुछ भी डाउट नहीं रहा है तो आपको लाइक करके जाना है, और क्या चैनल को शेयर करना है दोस्तों के साथ अपने ना, और पढ़ाई भी करते रहना। एग्जाम आ रहे होंगे एनुअल वाले, तो पढ़ाई भी करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।